नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं। आज कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजेस में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज कर्नाटक के कई शहरों के कॉलेजेस में एक तरफ हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियां और दूसरी तरफ भगवा शॉल और गमछे पहने स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए। एक तरफ से भगवा पहनने वालों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो जवाब में हिजाब और बुर्का पहनी लड़कियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। 2-3 शहरों में हंगामा इतना बढ़ गया कि पथराव तक की नौबत आ गई। ये सारा झगड़ा, सारी कंट्रोवर्सी हुई हिजाब पहनने को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक में हिजाब के नाम पर हो रहे विवाद की जड़ में है क्या। हिजाब पहनने की हिमायत करने वाले और हिजाब का विरोध करने वाले दोनों पक्षों की दलील क्या है। मैं आपको बताऊंगा क्या यह प्रोटेस्ट सिर्फ छात्रों का है या इसके पीछे कुछ और ताकतें काम में लगी हैं। आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि हिजाब को लेकर कर्नाटक से दिल्ली तक कैसे सियासत शुरू हुई, कॉलेज में हिजाब पहनने के पक्ष में क्या दलीलें दी गई और इसका विरोध करने वालों ने क्या तर्क दिए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कर्नाटक के अलग अलग शहरों में हिजाब पर आज हंगामा हुआ कैसे। कर्नाटक के मांड्या में पिछले 2 दिन से हिजाब के सपोर्ट में और उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक तस्वीर की हुई। आज जब बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा मुस्कान बुर्का पहनकर अपने कॉलेज पहुंची, तो कुछ छात्रों उसका विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए और इसके बाद इस छात्रा ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मुस्कान ने पूछा, आखिर उन लोगों को बुर्के से क्या दिक्कत है। टकराव की तस्वीरें कोई अच्छी तस्वीरें नहीं है, लेकिन इस वीडियो की आज पूरे देश में चर्चा हुई। जिस लड़की ने अकेले ही नारे लगाने वाले लड़कों का सामना किया, मुस्कान नाम की स्टूडेंट से हमने बात की। मुस्कान ने इस पूरी घटना के बारे में बताया। मैं जब गई वह बहुत क्राउड था, बॉयज का बहुत क्राउड था। वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बोले बुर्खा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside। फिर मैंने स्कूटी पार्क किया। फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे। सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना, वो लेके ऐसे घुमा रहे थे और मुझे कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे प्रिंसिपल, मेरे लेक्चर सब ने आके अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, प्रोटेक्ट किया मुझे। इवन प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा हिजाब के बारे में, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स थे जो मेरे कॉलेज में आए थे और थोड़े बहुत कॉलेज के लड़के थे। फिर उन्होंने ऐसे तमाशा करना शुरू कर दिया। आज उडुपी के कुंडापुर में हिजाब के विरोध में बहुत सारे छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की और इसके जवाब में हिजाब पहनकर बहुत सी छात्राएं भी विरोध प्रदर्शन से सामने आ गई। छात्रों के दोनों गुट आमने सामने आ गए। बाद में टीचर्स ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। उडुपी में ही जब 2-3 छात्र भगवा शॉल लेकर हिजाब का विरोध कर रहे थे,
तो बुर्का पहनकर आई महिलाओं के एक पूरे ग्रुप ने उनका पीछा किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक के भागलकोट में हिजाब के समर्थन में और इसके विरोध करने वाले दोनों सड़कों पर उतरे। उन्होंने नारेबाजी की, दोनों विरोधी गुट आमने सामने आ गए, पथराव किया। आप इस वीडियो में साफ देख पाएंगे, इसमें छात्रों के अलावा आम लोग भी शामिल हो गए। मुस्लिम समाज के लोग हिजाब के फेवर में और हिंदू समाज के लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बाद में पुलिस को दखल देकर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। इन सारे जगहों पर अगर टीचर्स और प्रिंसिपल्स समझदारी से काम न लेते तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। लेकिन हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर्नाटक के कई जिलों में फैल चुका है। आज कर्नाटक के दावणगेरे में हिजाब के सपोर्ट में मुस्लिम छात्राएं एक कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गई। उनके साथ पेरेंट्स भी थे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी शुरू कर दिया। उनकी पुलिस से भिड़ंत भी हुई। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए टीयर गैस छोड़ी, उन्हें कॉलेज से बाहर निकाला और पूरे जिले में दफा 144 लगा दी गई। हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर्नाटक के हासन, चिकमंगलूर, हुब्बाली, गडाग, रायचूर और चित्तूर जिलों में भी हुआ और इसका विरोध करने वाले भी भगवा शॉल लेकर पहुंचे। शिवमोगा के एक सरकारी कॉलेज में भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंचे छात्रों का एक झुंड हिंसक हो गया, उसने पथराव किया। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं का विरोध करते करते इन छात्रों ने कॉलेज में भगवा झंडा फहरा दिया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर फोर्स का इस्तेमाल किया। शिवमोगा जिले में भी दफा 144 लगा दी गई है। हिजाब के इस विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के कुंडापुर कस्बे से हुई थी। वहां के सरकारी पीयू कॉलेज ने जनवरी में अपने यहां ड्रेस कोड लागू किया था। सभी छात्रों को एक जैसे कपड़े पहनकर कॉलेज आने को कहा गया, लेकिन कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब के साथ ही कॉलेज आने पर अड़ी गईं। वो कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगी और बाद में कर्नाटक के 6 और कॉलेजेस ने अपने यहां ड्रेस कोड लागू किया। कई छात्राओं ने ड्रेस के साथ साथ हिजाब पहनने की भी इजाजत मांगी। उनके कॉलेज में आने पर रोक लगा दी गई। विवाद बढ़ा। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने भी 1983 के एजुकेशन एक्ट की धारा 133 के हवाले से सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य कर दिया। कर्नाटक सरकार का कहना है कि तय यूनिफॉर्म के अलावा कोई और लिबास पहनना बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। इसके बाद से ही हिजाब का समर्थन और हिजाब का विरोध दोनों तेज हो गए। हिजाब को लेकर इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिन जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए वहां दफा 144 लगा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक बेहद सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, इस पर भड़काऊ बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। We are waiting for the directions of the head coach. And outside, there has been some disturbances in few cases. Therefore, I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. Second is, I direct the school administration to see that peace is maintained and there is no occasion for clash of students. As well as I appeal to the teachers to see that peace is maintained in their respective institutions. Plus, I am
asking all the concerned people from outside not to have a provocation statements and not to provoke the situation. It's a very sensitive issue as far as students are concerned. हिजाब पर यह विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने है। आज सुनवाई हुई। जो छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आना चाहती हैं उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। आज हाईकोर्ट के जज कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जस्टिस दीक्षित ने साफ साफ कहा कि उनके लिए संविधान ही गीता और कुरान है। लोगों को अपने संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ लोग भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। वो भावनाओं के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से फैसला देंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने जिरह की। कामत ने कहा कि हिजाब मुस्लिमों का जरूरी पहनावा है। कई देशों ने इस बात को माना है। जो लड़कियां हिजाब पहनकर पढ़ने आना चाहती हैं उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। कामत ने कहा कि सरकार का यह दावा गलत है कि हिजाब पहनने से कानून व्यवस्था की समस्या होती है। ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। सीनियर एडवोकेट कामत ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के पहनावे का अभिन्न अंग है। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि ड्रेस कोड चुनने और इसे लागू करने का फैसला कॉलेजों का है। सरकार इसमें कोई दखल नहीं देती। अगर कुछ छात्र छात्राएं इसमें रियायत चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट कमेटी के पास जा सकते हैं। सरकार बस यही कहना चाहती है कि इस मसले को लेकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो। जस्टिस दीक्षित ने सभी पक्षों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। The matter was heard for more than 3 hours today. He has finished with one round of arguments. The Advocate General is set to make arguments tomorrow. In that, on making submission from the Advocate General, the court has requested all the people involved in the petition and otherwise to maintain the peace and tranquility of the state through an order. कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया का आरोप है कि बीजेपी ने यह विवाद सियासी फायदे के लिए पैदा किया है। हालांकि सिद्धरमैया यह भी कह रहे हैं कि सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। They have been wearing the hijab since many years. Before independence. But the BJP people, see, they have created this problem unnecessarily because of the polarization of the votes. They should not have done this, particularly among the students. They should not have they should not have brought this religious matter with the students. Unnecessarily, these Sangh Parivar people created this problem. And the matter is pending before the court. Let us see what judgment will come. आज ये मामला पार्लियामेंट में भी उठा। कुछ एमपीज ने इस मसले पर चर्चा का नोटिस दिया था। आज बहस नहीं हुई तो कांग्रेस, डीएमके, मुस्लिम लीग, सीपीएम, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमिलनाडु की कुछ पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब बनाम भगवा के विवाद पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस विवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। देखिए, अच्छी बात नहीं है। कर्नाटक एक पीसफुल स्टेट है और वहाँ पर ऐसे जो स्टूडेंटों में डिवाइड करना और एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं और वहाँ बीजेपी की सरकार है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करे तो एक रॉन्ग मैसेज आएगा और देश में ये उनकी पहले से एक नीति है कि पोलराइज करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये खासकर कोस्टल बेल्ट में ये हो रहा है। तो हम ये पहले से भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा पहले नहीं हुआ और इसको करने नहीं देना चाहिए। तो अब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम एक सबको मिलके जो पहली स्थिति थी वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम कहेंगे। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी कर्नाटक से ही आते हैं। प्रहलाद जोशी का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर ड्रेस कोड के विवाद को मुसलमानों की पहचान के साथ जोड़ रहे हैं। अगर किसी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो उसे मानने में आखिर क्या दिक्कत है।
सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म पहन के ना, इसमें क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। ये इससे कुछ काम नहीं होता है। तो व्हेन देयर इज ए ड्रेस कोड एंड दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य। और उधर कानून भी है और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है। हम जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है। हिजाब को लेकर कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि हिजाब की वजह से अगर लड़कियों की पढ़ाई रुकती है तो ये अफसोस की बात है। इस पर कर्नाटक के बाहर भी राजनीति होने लगी है। हैदराबाद में छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मुसलमानों के एग्जिस्टेंस का मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान आज झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन कर्नाटक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हिजाब के इस विवाद को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन हवा दे रहा है। इसको केरल की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से शय मिल रही है। एसडीपीआई केरल की पार्टी है। ನಾನು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಪಿಐ ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಎಫ್ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिजाब के समर्थन में हंगामा करने वाले गजवाए हिंद की मानसिकता वाले वो लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा कराया था। कांग्रेस आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश को तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके तहत आज उन बच्चों को भी बरगलाया जा रहा है। अब आप बताएं, इस देश में सर्वधर्म समभाव क्या है? अब इस देश में कोई बच्चा कहे कि स्कूल में हम नमाज पढ़ेंगे, दूसरा कहेगा मैं हवन करूंगा, और तीसरा कहेगा कि मैं हिजाब पहन करके आऊंगा। ये तो सीरिया, अफगानिस्तान और कई देश में जो घटनाएं घट रही है उसी की शुरुआत है। ये गजवाए हिंद की कल्पना जो शुरू से चल रहा है, बंटवारे के समय जिन लोगों ने की, उस मानसिकता के लोग आज गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट बनाने की सोच में माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये शुरू से आप देखिए, यूपी में मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा
कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने नहीं कहा कि देश के गरीबों का है। शिवसेना के सांसद ने हिजाब पहनकर आने की जिद को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा, हम सबने स्कूल के दिनों में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड का पालन किया है। अगर शिक्षण संस्थाओं में धर्म के हिसाब से, धार्मिक पहचान के हिसाब से आने की जिद की जाएगी तो इससे खतरनाक मिसाल कायम होगी। स्कूल्स हों और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशनल ऑफिसेज हों, इंस्टीट्यूशनल उनकी जिम्मेदारियां हों, तो वहाँ पर अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस से ना जोड़े। देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी जो हमने भी अपने स्कूलों में देखी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ शूज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बैग्स, यूनिफॉर्म वेयरिंग, उसमें कहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस का हनन नहीं हो रहा है। एजुकेशन सबसे ऊपर रखना है, रिलीजियस ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं बनना है, और आपको राजनीति जो हो रही है इस पर, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में फिर इंडियन आर्मी वाले कहेंगे कि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए हमारे पहनावे के लिए, फिर हमारी क्रिकेट टीम्स कहेंगी, हमारी स्पोर्ट्स टीम्स कहेंगी, तो कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करना है और वो ज़रूरी है। आज अदालत ने जो कहा वो बात सही है। इस मामले में भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, जुनून से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कानून क्या है, नियम क्या है, संविधान क्या कहता है, संविधान क्या अधिकार देता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्कूलों में और कॉलेजों में यूनिफॉर्म के नियम आज नहीं बने, बरसों से इसका पालन होता आया है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है, किसी को कोई रियायत देनी है, तो ये कॉलेज पर, स्कूल पर छोड़ देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह कि इस मामले में दोनों तरफ से सियासत करने वाले घुस गए हैं। यह सवाल मुसलमानों के झुकने का या हिंदुओं का अपहरण होने का नहीं है। अगर कोई सियासत के लिए स्टूडेंट का फायदा उठाए तो छात्र छात्राओं को सावधान रहना चाहिए। अब यह मामला अदालत के सामने है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के नियमों का पालन करना चाहिए। दोनों पक्षों को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो फैसला आए उसका सम्मान करते हुए कॉलेज जाना चाहिए। किसी को जिद करने की जरूरत नहीं है और ना इसे मजहब से जोड़कर देखने की जरूरत है। इस उम्र में सब स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स को हिजाब वर्सेस भगवा की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए। एक सियासी तकरार आज पार्लियामेंट में भी देखने को मिली। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एक एक आरोप का जवाब दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जितने भी सवाल उठाए थे उसके जवाब में मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, लेकिन जो बात कांग्रेस को चुभ गई वो थी परिवारवाद की बात। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सारी राजनीति एक परिवार के लिए होती है। इमरजेंसी एक परिवार को बचाने के लिए लगाई गई। 84 के दंगों में नरसंहार और कश्मीरी पंडितों का पलायन एक परिवार की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी खानदान की 4-4 पीढ़ियों पर आज अटैक किया। मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आज किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात याद दिलाई। मोदी ने कहा, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के मुताबिक कांग्रेस को खत्म कर दिया गया होता तो देश में कई समस्याएं न होती। प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल में समझाया कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। यह कहा गया है। मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है। और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो
आतंक की आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार और बीजेपी पर देश का इतिहास बदलने का आरोप लगाया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया, वो सुनने लायक है। मोदी ने कहा, कांग्रेस अर्बन नक्सलवाद के चंगुल में फंस गई है, इसलिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते हैं। मोदी ने कहा, कुछ लोगों के लिए इतिहास 1947 के बाद शुरू होता है, उनका इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। मोदी ने कहा, हम इतिहास नहीं बदल रहे, कुछ लोगों की मेमोरी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है, और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है, और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है, और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है, और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 से मजा आता है हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 साढ़े 300 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका? और हम इतिहास के इस दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए लोकसभा में कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की इस बात को पकड़ लिया। मोदी ने कहा, कुछ लोगों को नेशन से प्रॉब्लम है। अगर नेशन गैर संवैधानिक है तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा है? मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के दौरान जाहिर है कांग्रेस के नेता परेशान रहे, टोका टाकी करते रहे। मोदी ने एक बार कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस के नेताओं के लिए उनकी सारी बातें सुनना मुश्किल हो गया। कांग्रेस सांसदों ने हंगामा करने की कोशिश की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के एमपीज के वॉकआउट करने पर मोदी ने तीखा तंज कसा। मोदी ने कहा, लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा होता है। मोदी ने कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने वालों को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता परिवारवाद से आगे कभी सोच ही नहीं पाए।
सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है। भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव। ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। प्रधानमंत्री मोदी स्पीच पर राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी सुनने लायक है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में सरकार से जो 3 सवाल पूछे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। इन चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। कम से कम राहुल गांधी को तो इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। राहुल गांधी खुद भी अपने हर भाषण में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ मोदी पर हमला करते हैं। आज भी राहुल ने कहा कि मोदी कांग्रेस से डरते हैं। राहुल पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी उनसे डरते हैं, उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 8 साल से राहुल गांधी कभी सूट बूट की सरकार, कभी अंबानी अडानी की सरकार कहकर आरोप लगाते रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, कभी कहते हैं कि मोदी चीन से डरते हैं, कभी कहते हैं मोदी डिक्टेटर हैं। ऐसी कितनी सारी बातें गिनवाई जा सकती हैं। अगर मोदी ने आज कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाए, अगर इमरजेंसी की बात की, अगर 84 के दंगों की, कश्मीरी पंडितों के पलायन की याद दिलाई, तो यह कैसे गलत है? अगर मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस ने कहां और कितनी बार राज्य सरकारों को डिसमिस किया, कैसे लोकतंत्र का गला घोटा, तो यह कहना गलत कैसे हुआ? राहुल गांधी को बार बार इल्जाम लगाने का शौक है कि मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अगर आज मोदी ने यह बता दिया कि किसानों को अब उनकी फसल पर ज्यादा एमएसपी मिलती है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया, कोरोना के दौरान कोई भूखा नहीं रहा, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया गया,
भारत में करीब करीब 100% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 80% लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। लाखों गरीबों के लिए मकान बनाए, 5 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाया गया। तो अपनी उपलब्धियों को गिनाना और जनता को बताना गलत कैसे हुआ? जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनमें जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में वन वे ट्रैफिक नहीं होता। राज्यसभा में भाषण के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लोगों को वर्चुअली एड्रेस किया। पंजाब के फतेहगढ़ साहब और लुधियाना के लोगों से बात की। पंजाब की इस वर्चुअल रैली में मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस थी। मोदी ने 1984 के दंगों की याद दिलाई। सिखों के 38 साल पुराने घाव में मरहम लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंका, सिखों का नरसंहार कराया, जबकि बीजेपी ने दोषियों को सजा दिलवाई। कुछ लोगों के लिए पंजाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का साधन रहा है। हमारे लिए गुरु परंपरा का, पंजाबियों की सेवा और सत्ता का, सत्कार का, जी भर के सेवा करने का, सत्कार की परंपरा को निभाने का माध्यम रहा है। ऐसे लोगों ने पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। इसमें कोई शक नहीं कि सन 84 के दंगे ऐसे थे जो आज भी याद आते हैं तो शरीर में सिहरन आ जाती है। उन दंगों को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की 14 विधानसभा सीटों के लोगों को एड्रेस किया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तराखंड में चुनावी रैली की। राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट विधानसभा सीट पर पब्लिक मीटिंग की। राजनाथ सिंह ने एक हिट फिल्म के डायलॉग के जरिए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। आज यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री हुई। ममता बनर्जी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल का अपना खेला होबे का नारा भी लगाया। अखिलेश को सपोर्ट करने के लिए ममता बनर्जी कल ही लखनऊ पहुंच गई थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ फुटबॉल लेकर आई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह उन्होंने बंगाल में अकेले अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला किया था, यूपी में अखिलेश भी वैसा ही कर रहे हैं। बीजेपी के सभी विरोधियों को अखिलेश का सपोर्ट करना चाहिए। खेला हो गया, खेला होंगे। बीजेपी को अगर आउट करना है तो कौन मेरे को बॉल पकड़ाएंगे? बोलो कौन पकड़ाएंगे? ये तो वर्चुअल मीटिंग है, ज्यादा पब्लिक तो नहीं है। पब्लिक तो सब जगह पे है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग मीडिया का हम थैंक्स देता है आपका और से सबको मिलेगा। तो हम बॉल किसको देंगे? किसी को तो लुटना है ना, ठीक है ना? खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा। खेला होबे, আমরা বাংলায় নিয়েছিলাম স্লোগান। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि 10 मार्च को जब यूपी के नतीजे आएंगे
तो रिजल्ट अखिलेश के फेवर में होगा। और ममता बनर्जी ने यह भी प्रॉमिस किया कि अगर अखिलेश चुनाव में जीतते हैं तो उन्हें मथुरा का मशहूर पेड़ा खिलाया जाएगा। हम लोग एक साथ में करते हैं। अखिलेश को समर्थन करने के लिए मैं सबको बोलेंगे, और अखिलेश को समर्थन करने के बाद और मथुरा से मेरे को प्यारा देना है। आप लोग जरूर मेरे को प्यारा खिलाएंगे। हाँ, और देखो खेला होवे, खेल होंगे और अखिलेश जीतेंगे। बीजेपी के साथ खेला होगा, उसको हम मार्च से आउट कर देंगे। बंगाल में जैसा आउट कर दिया, इधर में भी आउट कर देंगे। अखिलेश जी अकेले नहीं है, हम लोग सब उसका साथ है, पब्लिक उसका साथ है। वो लड़ रहा है 1:1 बीजेपी का साथ, उसको लड़ाई का ताकत है, वो ताकत को हम प्रशंसा करते हैं। अखिलेश जी अगर अकेला है तो उसका साथ पब्लिक 100% है। 1+99 इसको जुड़ो तो 100 हो गया। 1:1 लड़ाई होगा ना, खेला होवे। वो तो शुरू हो गया। अब देखो ना, वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन है ना, वो लोगों ने खेला होंगे, शुरू करेंगे। ममता बनर्जी के आने से अखिलेश काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कल बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कैंसिल होने पर तंज किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने बिजनौर में मौसम खराब होने का बहाना बनाया। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। यूपी के चुनाव मैदान से एक और खबर यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने आज अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए। बीजेपी ने कहा वो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने कहा वो वचन पत्र जारी करेंगे। तो संकल्प पत्र की बात देखते हैं। पहले बीजेपी ने यूपी की जनता के लिए बहुत सारे वादे किए। मुख्य संकल्प पत्र के अलावा बीजेपी ने अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए भी संकल्प पत्र जारी किए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांव के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वादे किए गए। बीजेपी का संकल्प जारी करने के लिए अमित शाह लखनऊ आए थे और परसों फर्स्ट फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग है। इस इलाके में किसान वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए आज सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को जारी रखने, अपराध पर और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की बात कही गई है। किसानों को मुफ्त बिजली और आलू, टमाटर और प्याज पर भी एमएसपी देने का वादा किया गया। अखिलेश यादव ने भी आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का वचन पत्र सत्य वचन अटूट वादा के नाम से जारी किया। अखिलेश ने भी वादों की झड़ी लगा दी। किसानों से लेकर महिलाओं तक, छात्राओं से लेकर गरीबों तक समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में सबके लिए कुछ न कुछ वादे किए गए हैं। किसानों को बिजली, घरेलू बिजली को 300 यूनिट तक फ्री करने, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया गया है। अखिलेश यादव बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी बोले और उसे गल्प पत्र कहा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐसी बातें कही हैं जो पूरी नहीं हो सकती। जब अखिलेश से पूछा गया कि उनके किए गए वादे कैसे पूरे होंगे, पैसे कहां से आएंगे, तो इस पर अखिलेश ने कहा कि उन्होंने सारा हिसाब लगा रखा है। वादे पूरा करने के लिए हर साल सिर्फ 50,000 करोड़ की जरूरत होगी और यूपी का सालाना बजट 6 लाख करोड़ रुपए का है। आजकल चुनाव के मौकों पर लोगों को मुफ्त चीजें देने के वादों की परंपरा बन गई है। मैं इसे एक अच्छा संकेत नहीं मानता, क्योंकि एक पार्टी करती है तो दूसरी को भी करना पड़ता है। यह राजनीतिक मजबूरी हो गई है वोटों के लिए।
असल में जरूरत है लोगों की इनकम बढ़ाने की, उनको इतना सक्षम बनाने की कि वो ज्यादा कमा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपने खर्चे उठा सकें। फ्री में जो दिया जाता है उसकी वजह से जन कल्याण के कामों के लिए, विकास के काम के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजों के लिए रिसोर्सेज की कमी पड़ती है और आखिरकार नुकसान जनता का होता है, क्योंकि जब संसाधन कम पड़ते हैं तो इसका असर दूरगामी होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।